नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं बता दूं क्योंकि काफ़ी लोगों को ये 2-3 मिनट भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे बतानी पड़ेगी ना भाई, क्या मैंने पहले किया है, क्या आपको कराऊंगा, किस चीज़ से आपको चीज़ें पढ़नी है। तो जिनको नहीं है तो आप 3 मिनट के बाद उस वीडियो को स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बात कर लें तो पीरियोडिक टेबल। आप सोच रहे होंगे कि सर एपिसोड नंबर 2 में भी केमिस्ट्री और एपिसोड नंबर 3 में भी। भैया अगर आपने थोड़ा सा भी एनालिसिस किया है, मैंने तो सोचा था कि पीरियोडिक टेबल को एक वीडियो में ही खत्म कर देने की, लेकिन मैं आधे घंटे की आज वीडियो में पूरा नहीं खत्म करूँगा। रीज़न सुन लीजिएगा एक बार। अभी तक मैंने 1200 क्वेश्चन रेलवे के देख लिए। अभी जो करंट में जो एग्जामिनेशन में ग्रुप डी का पेपर, एएलपी का पेपर, जेई का पेपर और एनटीपीसी का कोई कुछ पेपर को मैंने देखा, सबसे अधिक क्वेश्चन केमिस्ट्री से बने हुए थे, उसके बाद बायोलॉजी से थे। और ग्रुप डी की अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री, उसके बाद आपका था जीके का पोर्शन से भी। अब देखिए बहुत चीज़ें एनालिसिस करके मैं बताऊंगा जब स्ट्रैटेजी की वीडियो लाऊंगा, तो ये सब बातें छोड़िए। तो इसीलिए मैंने एक पार्ट में लिया कि जितने 4 साइंटिस्ट से आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, आज कम से कम आपके 60 सवाल कंप्लीट होंगे। इस 60 में आपके पूछे गए सारे सवाल, चाहे वो एलपी का पेपर हो, जेई का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, ये आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पेपर हो, सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। जितने साइंटिस्ट, चारों साइंटिस्ट, डॉवेनियर हो, न्यूलैंड हो, चाहे मैंडलिफ हो या फिर हेनरी मोजले, मजे लेकर के सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं जो एक्सपेक्टेड भी बन सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा रटने वाला है मैं मानता हूँ, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझोगे नहीं तो फिर रटना बेकार है। क्योंकि मैं एक छोटा सा भी एग्जांपल देता हूं, क्लासेस अब आपकी स्टार्ट हो गई है, आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं। एक बात और बता दूं कि हाँ, 2 नंबर सेकंड एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके रिक्वेस्ट है देख लीजिए इस वीडियो से पहले, क्योंकि वहां मैंने एलिमेंट क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, वो चीज़ें मैंने समझाई। तो बेस केमिस्ट्री का वही आत्मा है। अगर उस आत्मा को आप नहीं समझ पाए तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। कोशिश किया था मैंने समझाने का, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है। अब जो हमारा टारगेट था 35 मार्क्स लाना था हमारा एनटीपीसी में, अब हमारा टारगेट कितना बच गया, 32 मार्क्स लाने के, क्योंकि 3 मार्क्स अब हम लोग कवर कर लिए हैं आज की वीडियो को लेकर के। 2 एपिसोड में उधर 1-1 मार्क्स हमने कवर कर लिए और आज ग्रुप डी के जो छात्र थे 25 मार्क्स के साइंस के आएंगे। अब इनको तैयारी करने होंगे केवल 22 मार्क्स के। 3 मार्क्स मैंने करा दिए भाई आज की वीडियो ले, और हर शिफ्ट में यहाँ से कम 2 सवाल पूछेंगे। अगले दिन में एक और आपका मार्क्स कंप्लीट कर दूंगा, तो बिंदास रहिएगा एकदम। और मैं अभिषेक कुमार आपको गारंटी देता है कि पीरियोडिक टेबल से जितने सवाल बनेंगे आपके इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे, और आने वाले जो 1-2 पार्ट में और मैं कंप्लीट करूंगा। आज तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि रटना मैंने यहाँ पे क्यों मना किया कि पूरी चीज़ें, अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया होता है, इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है। देखिए न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, मतलब कि ये मैं पूरा का पूरा आपको एलिमेंट याद करा दूंगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब बोला गया था कि सही क्रम इसमें क्या है, कोई इधर से ऐसे दे दिया हुआ था, उसके बाद फिर कोई इक्वल टू वाला साइन दे दिया हुआ था, फिर इधर से स्मॉलेस्ट वाला ब्रैकेट दे दिया था। बोला था कि एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग कौन सा सही क्रम है। अब ये रट करके आप ये क्वेश्चन बना लोगे। अब इसमें आपको एग्जामिनेशन में क्या करेगा, अभी आप जो जाओगे तो ये एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग ना देकर यही देगा, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। बोलेगा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत घनात्मक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, या फिर रेडियस के अकॉर्डिंग इसको सही क्रम क्या। तो क्या करोगे भाई, रटोगे? आओ नहीं रट पाओगे, कहाँ से रट जाओगे। अरे भाई ये नहीं दे करके हम आपको यहाँ बताएंगे, वो आपको क्या पूछ लेगा, बेर मांगे करके सरकार, यानी कि कैल्शियम, ये आपसे पूछ लेगा कोई भी एलिमेंट। तो आपको चीज़ें समझनी तो पड़ेगी, कोई चीज़ें रटने वाली है, जो चीज़ें रटनी है सब कुछ यहाँ पे बता दिया। तो 3 मिनट मैंने ले लिया आपका, लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, तो बिल्कुल धजिया उड़ा देंगे सर, एक वीडियो बाहर नहीं जाएगा। पेड कोर्स में इस तरह से अरेंज करके चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, कम टाइम में सब कुछ यहाँ होगा। एक लाइन में एक सवाल आपका पूछ, एक लाइन जो लिखा हुआ सर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो आपको सभी को मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। क्लासेस स्टार्ट है, मैं 4 ग्रुप बना रहा हूं, एक ग्रुप है ये, 2 ग्रुप है ये, एक 3 ग्रुप है ये, और ये चौथा ग्रुप है। यहाँ पे कम से कम 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं या फिर लड़कियाँ, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे भी 15 लड़के लड़कियाँ हैं, यहाँ पे भी 15 हैं, यहाँ पे 50 लड़के लड़कियाँ हैं। इस ग्रुप में मैंने 10 लड़के लड़कियां को जो रखा है वो ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो काफ़ी गुस्सा करते हैं। यहाँ पे 15 लड़के लड़कियां मैंने ऐसे रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा विनम्र भाव, बहुत ही हम्बल के स्वभाव के लड़के लड़कियां हैं। यहाँ पे मैंने वैसे लड़के लड़कियां को रखे हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी में क्या हो रहा कोई मतलब हमें नहीं है भाई, न्यूट्रल है, जो होना होने दिए। और ये जो रखे ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टेट के लड़के लड़के, अगर कुछ भी हो जाए तो एकदम तहलका मचा देंगे, मतलब कुछ सुन नहीं सकते अपने खिलाफ या फिर किसी के भी खिलाफ, या फिर कोई भी गलत अगर कहीं भी कुछ हो जाए।
तो अब यहाँ पे 10 लड़के लड़कियाँ हैं, तो अब हम यहाँ पे इसको कहाँ रखे थे, ग्रुप 1 में। ये कैसे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, ये बहुत विनम्र वाले, इसको कोई मतलब नहीं है, ये बहुत एक्टिव, बहुत ही मतलब कि बोलते हैं ना कि एकदम हाईली रिएक्टिव टाइप के होती है, कुछ भी हो जाता है एकदम ये तत्पर है। तो मैंने कह दिया कि ग्रुप 2, ठीक है। अब मुझे कह दिया कि ग्रुप 2 के लड़के, मुझे कोई आए, कोई प्रिंसिपल आए, चलिए स्कूल कोई ले लिए, उस प्रिंसिपल आए और मुझे बोले कि ग्रुप 2 के जो लड़के हैं वो बहुत ही, उसके बारे में कुछ भी चीज़ मुझे बता दें कि ग्रुप 2 के लड़के को आज क्लास से बैन कर देना। तो इसका मतलब हमको समझ में क्या आ गया, ग्रुप 2 का नाम लेते ही मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि कौन से लड़के की बात किया जा रहा है कि जो बहुत ही विनम्र हैं। अब उनको एक चीज़ नहीं बताना पड़ा कि राम, इसमें जो भी लड़का 15, उस राम या फिर सीता जो है उसको हटाना है, मतलब सीता है जो उसको हटाना, मतलब कि ये ग्रुप 2 बता दें, मतलब ये पूरे के पूरे 15 के 15 लड़के लड़कियों के बारे में मुझे पता चल गया। बोल दिया गया कि ग्रुप 2 के लड़के लड़कियां बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, मतलब पूरे के पूरे 15 के 15 के बारे में मुझे पता चल गया। उसी प्रकार ग्रुप 1 का वो नाम लेंगे तो मुझे 10 के 10 के बारे के कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगी। मतलब ये समझ में आया कि ये केवल मुझे ग्रुप 1 एक बार बता दिया तो मुझे 10 के लक्षण के बारे में पता चल गया, हर एक चीज़ उसके बारे में पता चली। ग्रुप 3 के बारे में बोल दिए, ग्रुप 4 के बारे में बोले तो 50 के 50, अब वो 50 हर एक 50 इंडिविजुअल के बारे में उनको बोलना नहीं पड़ा, बस एक उन्होंने ग्रुप 4 का नाम ले लिया, जिससे मुझे 50 का 50 सारी चीज़ें मुझे पता चल गया लड़के लड़कियों के बारे में। तो यही में होता क्या है, टेबल हमने बना लिया, तो इस टेबल में हमने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और 4 ग्रुप में। तो इससे हमें क्या हो गई, आसानी हो गई चीज़ों को समझना कि हर एक लड़के यहाँ पे जैसे राम था, सीता था, रहीम था, मोहन थे, दास बाबू थे, सिंह बाबू थे, कोई भी थे, तो ये 10 के 10 के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। हम इस ग्रुप 1 का ये हर एक लड़के लड़कियों के बारे हमें कोई नहीं बोलेगा, हमें बस बोल देगा ग्रुप 1 के बारे, तो हम समझ जाएंगे ये किसकी बात की जा रही है। सारे 10 के 10 लड़के, हर 10 के एक एक को हमें उठा करके चीज़ें समझनी नहीं पड़ेगी। तो पीरियोडिक टेबल में भी यही किया गया कि टोटल जो थे 118 एलिमेंट थे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि टोटल 118। पहला सवाल है ये आपका, बोल दिया ना मैं कि हर एक लाइन में आपका एक एक सवाल छुपा हुआ। तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि तत्व। अब ये तत्व एलिमेंट क्या, मैं नहीं समझाऊंगा, एपिसोड नंबर 2 देखिए, एपिसोड नंबर 1 देखिए, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले भी हो, मैंने समझाया भी है। तो 118 एलिमेंट को अब आप बताइए कि क्या 118 एलिमेंट को हर एक एक एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ना, उसको समझना क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया। जैसे कि मैं एक आपको सिंपल सा मैं एलिमेंट का नाम दे रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसने क्या किया, इनको एक, उसके बाद एस्टरटाइन, ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप में इसको रख दिया, जिससे हमें ये समझ में आ गया, जब से जैसे ही ये बोल रही हैं ग्रुप 1, अब ये ग्रुप 17 में आता है, हमें क्या है ग्रुप 17 के बारे में पूरा चीज़ बता दिया कि ये जो है आपका 17 ग्रुप को क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सबसे पहले बात कर ले तो 7 होते हैं। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात कर ले तो कितनी होती है, 1 होती है, मतलब -1 होती है। ये 3 चीज़ मुझे बता दिया। अब मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लोरीन के ये होते हैं, क्लोरीन के ये होता है, मतलब ग्रुप 1 17 का मतलब क्या है कि ये सब का प्रॉपर्टी यही होता है। और ये एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये जो है हैलोजन ग्रुप जो होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मुझे अब ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि फ्लोरीन का जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्लोरीन फॉर्मेशन करेगा नमक का, सॉल्ट का, आयोडीन, एस्टरटाइन, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा 17 ग्रुप में ही आता। तो इसके मैंने सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ एक बार पढ़ लिए 17 ग्रुप के, ठीक है, 17 ग्रुप के पढ़ ले। और ये जितने एलिमेंट है ये किस में आते हैं, 17 ग्रुप में। तो इसका मतलब फ्लोरीन का भी प्रॉपर्टी वही है जो यहाँ पे मैंने लिखा, क्लोरीन का भी वही है, इस तरह से सबके वही प्रॉपर्टी है। मतलब कि मैंने एक चीज़ पढ़ के मैंने 6 के 6 एलिमेंट के बारे चीज़ें जान ली। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ग्रुप के एक टेबल बनाया, फिर उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, हेनरी मॉजले साइंटिस्ट जब आएंगे तो उन्होंने मैंडलीव जब आएंगे तो उन्होंने ग्रुप के फॉर्म में सब एलिमेंट को बांट दिया। तो मतलब मैं यही समझाना चाह रहा था कि पीरियोडिक टेबल का काम यही है कि टेबल में चीज़ों को अरेंज कर दिए, जिसको हमें समझने में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई एक हाइड्रोजन है तो उसके हम जो हाइड्रोजन के साथ किसका कौन सा एलिमेंट का जो है बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मैच करते, तो मैं उसके साथ उसको रख दिया हूँ, ठीक है। और चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से हम लोग एकदम डिटेल में चीज़ें समझेंगे सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टोटल एलिमेंट कितने हैं। टोटल एलिमेंट को हिंदी में कहेंगे तत्व कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 118 एलिमेंट है। पहला क्वेश्चन 118 एलिमेंट ने पूछेगा आपको कि प्राकृतिक तत्व यानी कि नेचुरली फाउंड
कितने तत्व एलिमेंट थे, तो 98 थे। अब इसमें बाद आपसे पूछा जाएगा कि कितने कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट थे, तो 20। तो ये जब ऐड करोगे तो आप कितना जाएगा 118। तो 3 सवाल यहाँ से कंप्लीट है आपके। पहला सवाल आपका ये पूछेगा कि कितने एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट है सर। इसमें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं सर, तो 98 है सर। उसके बाद इसमें कृत्रिम आर्टिफिशियल पूछ लिया जाए तो कितने हैं सर, तो 20 है। 3 सवाल कंप्लीट यहाँ से। अब मैंने जो चीज़ें बताई आपको कि पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया था कि एलिमेंट को सबसे पहले क्या करने लगे थे कि अरेंज करना हमने स्टार्ट किया। कैसे अरेंज करना स्टार्ट किया, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी भौतिक गुण, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी रासायनिक गुण जब हमने देखा कि जब हम एक 3 एलिमेंट जैसे कि ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, उसके बाद डी एलिमेंट है, उसके बाद ई एलिमेंट है। हमने क्या देखा, ए एलिमेंट का और सी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, यानी कि भौतिक यानी कि रासायनिक बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब समझते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ गुण मिल रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक भी मेल है रहे हैं ए और सी। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप में या फिर बोल सकते हैं कि एक टेबल इसको बना लिया, इसमें हमने क्या रख दिया, इसको ए और सी में रख दिया। उसी प्रकार हमने देखा कि बी और डी के जो है कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं, बहुत हद तक मैच कर रहे हैं, तो हमने बी और डी को एक ग्रुप में रख दिया। तो ये काम करना सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे, चौथा नंबर का सवाल मैं बता रहा हूँ, ये कौन थे, तो डोवेर्नियर थे। साइंटिस्ट है, कहाँ के साइंटिस्ट है ये भी पूछा गया है रेलवे में, सोच सकते हैं आप किस तरह के हद तक के सवाल ये पूछ सकते हैं। तो जर्मन के ये साइंटिस्ट है, पहले साइंटिस्ट थे जिसने एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया था। वो कौन थे, तो डोवेर्नियर थे। इनका ईयर आपको याद रखना है 1817। अब कई लोग हैं 1829 भी कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। तो भैया कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक आउट करके आप आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका जो बनेगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। पहला तो हो गया साइंटिस्ट कौन थे जिसने अरेंज करना स्टार्ट किया एलिमेंट को, तो डोवेर्नियर थे। कहाँ के थे, तो जर्मन के थे। कब थे किए थे, तो 1817 से या फिर 1829 आप बोल सकते हैं। एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किए, किस बेसिस पे, उसके फिजिकल यानी कि भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसके रासायनिक गुण। एक एक नोट डाउन करते चलिएगा भाई, और इसका फिर PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। कुछ दिन अभी रुक जाइए, मैं वहाँ सारा PDF अपलोड कर दूंगा। थोड़ी सी व्यस्तता है भाई, अपने जॉब के साथ वीडियो बनाना, चीज़ों को तैयार करना, लिखना, सब कुछ करना थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट हम बात करते थे, इन्होंने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड या फिर बोल सकते हैं कि तिर्यक नियम इन्होंने दिया था। ट्राइड का अर्थ क्या है, इन्होंने क्या किया था, 3-3 का एलिमेंट बनाया था, ठीक है। यानी कि 3 एलिमेंट लिए थे, जैसे कि ए बी सी लिए, उसके बाद फिर से एक एलिमेंट एक ट्राइड बनाया डी ई एफ। ये हो गया पहला ट्राइड, यानी कि पहला ट्राइड मतलब क्या कि उन्होंने 3 एलिमेंट लिए। उसका सेकंड ट्राइड बनाया तो उसमें 3 एलिमेंट लिए। फिर तीसरा ट्राइड बनाया तो उन्होंने फिर से एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट लिए। और ये 3 एलिमेंट का देखा इन्होंने क्या कि उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और कैसे क्या चीज़ सेम है मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो पहले बस आपको अभी इतना दिमाग रखना है कि इनका जो लॉ था, कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ ट्राइड था, तिर्यक नियम था। कितने तिर्यक इन्होंने नाम क्यों दिए थे, क्योंकि इन्होंने कितने एलिमेंट लिए थे, तो 3 एलिमेंट को लिए थे। इन्होंने किया क्या था, देखिए इनका ये जो लॉ इन्होंने दिए थे, लॉ ऑफ ट्राइड, इस लॉ में इनका कहना था कि जो बीच वाले एलिमेंट है, जैसे कि ए बी और सी, ये पहला ट्राइड हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कहने वाला था कि ये जो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, हिंदी में क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी बोल सकते हो। ये जो परमाणु द्रव्यमान जो है ये पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के एवरेज के बराबर है, यानी कि उसके औसत के बराबर है। नहीं समझ में आया होगा, समझ में आएगा, अभी चीज़ों को समझिएगा। देखिए हमने यहाँ कर दिया, इन्होंने जो लॉ ऑफ ट्राइड दिया तो उसमें क्या कहा था कि इन्होंने 3 एलिमेंट लिया, पहले ए एलिमेंट लिया, बी एलिमेंट लिया और सी एलिमेंट लिया, ठीक है मेरे भाई। इन्होंने क्या कहा कि ये जो बी का एटॉमिक मास जो है, यानी कि मास ऑफ जो बी है, ये क्या किसके बराबर आ रहा है, तो जब हम मास ए का और मास एटॉमिक मास सी का जब लेते हैं, उसके एवरेज को जब हम लेते हैं, तो वो जो एवरेज आ रहा है वो किसके, उसके बीच वाले एलिमेंट के बराबर आ रहा है। तो यही लॉ ऑफ ट्राइड था, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया था। तो इसने याद रखिएगा सबसे पहला चीज़, ये जो लॉ दिए थे, ये कौन सा लॉ दिए थे, तो आपसे पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ ट्राइड यानी कि तिर्यक नियम किसने दिया था, डोवेर्नियर साइंटिस्ट ने दिया था। तिर्यक नियम में कितने एलिमेंट लिए गए थे, तो 3 एलिमेंट लिए गए थे। उसके बाद इसमें ये जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एवरेज का फार्मूला, बीच वाले का जो है एटॉमिक मास, ये पहले और दूसरे का एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा तिर्यक नियम में
जो बेस बनाए थे डॉबर्नियर ने, जो आधार बनाया था, किसको बनाया था? परमाणु संख्या, एटॉमिक वेट को, या फिर एटॉमिक नंबर को परमाणु से। तो याद रखिएगा अभी दो साइंटिस्ट आएंगे, परमाणु संख्या की बात कहीं भी नहीं की जाएगी, एटॉमिक मास की बात की जा रही है। तो ये भी आपका एक पूछा गया सवाल है, ठीक है। टोटल इन्होंने कितने ट्राइड दिए थे? कुछ अच्छे बुक जब एस चांद वगैरह जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो 5 ट्राइड, लेकिन एनसीईआरटी के 10th की बुक में 3 ट्राइड दिए हैं। और रेलवे भी जो है इसको ही फॉलो करता है, तो आपको यही फॉलो करना है। 3 ट्राइड दिए थे, 3 ट्राइड से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, या ट्राइड भी बोल सकते हैं, या ट्रेड भी बहुत कोई बोलते हैं। और उसके फिजिकल, केमिकल और एटॉमिक मास ऑलमोस्ट क्या थे? समान थे। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया ऑलमोस्ट समान थे, पूरे के पूरे समान नहीं थे। उसके फिजिकल, केमिकल और उसके फिजिकल यानी कि ये जो एलिमेंट हैं ABC, ठीक है, ABC, इसके फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास क्या थे? ऑलमोस्ट मिलते जुलते थे, इसलिए इन्होंने ये 3 एलिमेंट का इन्होंने ट्राइड बनाया था। तो कितने ट्राइड बनाए थे? टोटल 3, लेकिन एग्जैक्ट इन्होंने 5 बनाए थे। 3 में इनको सक्सेस मिली थी, चौथा 5वां जो ट्राइड बना था वो फेल हो गया था, अनसक्सेसफुल था। क्यों था? क्योंकि जब उन्होंने देखा चौथे ट्राइड में तो बीच का जो एटॉमिक मास था, इनको जो एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर नहीं आ रहा था। मतलब ये क्या, अभी और भी चीज़ें समझ आएगी। तो पहला ट्राइड हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, तिर्यक जो था, ये तिर्यक लॉ जो था, ट्रेड लॉ जो था, ये किसके ऊपर, किसको लेकर के बनाया था, किसको बेस लेकर बनाया गया था? तो एटॉमिक मास को लेकर के बनाया गया था, ठीक है। अब पहला ट्राइड पूछा जाएगा कि पहले ट्राइड में क्या किया जाएगा? पहले ट्राइड में एलिमेंट थे लिथियम, सोडियम दे देगा और एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या फिर उसके बाद पोटेशियम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहला ट्राइड जो बनाया गया था, ट्राइड जो इन्होंने लिया था, त्रियक बनाया था लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। अब देखिए क्या करेंगे, इन्होंने लॉ क्या दिया था? लिथियम का एटॉमिक मास और पोटासियम का एटॉमिक मास का एवरेज। तो ये जो एवरेज करेंगे, एटॉमिक मास क्या लिथियम का लिया हूँ मैंने, एटॉमिक मास किसका लिया? पोटासियम का लिया, और इसका एवरेज यानी कि 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 23। और ये 23 एटॉमिक मास किसका होता है? तो देखा गया कि ये बीच वाले सोडियम का भी एटॉमिक मास उतना ही होता है। तो यानी कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास और दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का जब हम एवरेज करते हैं तो बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर आता है। ये क्लियर? तो पहला ट्राइड जो लिए थे उसके एलिमेंट का नाम याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये लॉ भी अब आपको समझ में आ गया होगा, देख लिए कैसे काम किया है। तो पहला ट्राइड जो इन्होंने लिया था, पूछा जाए ये कौन थे? अल्कली मेटल थे या अल्कलाइन अर्थ मेटल थे या हेलोजन ग्रुप थे? कौन से थे? तो अल्कली मेटल थे, नॉट के अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल थे। देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, क्षारीय धातु का बनाया गया था। किसका लिया गया था? इन्होंने एलिमेंट जो लिया था, किसके एलिमेंट को लिया था? तो अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु एलिमेंट को लिया गया था। ये सब पूछे जाएंगे भाई सवाल, इससे सवाल पूछेंगे तो फंस जाओगे भैया, इतने डीप में अगर ये चले गए तो। सेकेंड ट्राइड इन्होंने जो बनाया था, किसको बनाया था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ठीक है, बेरियम है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने फिर क्या किया कि इनके एटॉमिक मास को क्या किया? 2 से या इसके एवरेज को डिवाइड किया। तो जो वैल्यू आया, उन्होंने देखा कि ये जो वैल्यू आए हैं ये स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर आया। और यहाँ पे जब आप इसको करोगे, जब आप इसके एटॉमिक मास को ऐड करोगे, 20 होता है, इसका होता है 20 और बेरिलियम का होता है 56। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो गया? 76, ठीक है, 76। एक मिनट, सॉरी मेरे भाई, ये जो आपको यहाँ मैंने लिख दिया ना, ये उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा आप एक बार ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार इसको ठीक कर लीजिएगा, इसके लिए आई एम सॉरी। ये जो मैंने लिखा है ना, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है। नीचे जो होगा ये 20 होगा, ये ऊपर जो होगा 40 होगा। 87.6 ऊपर होगा, 38 नीचे होगा, 137.3 ऊपर जाएगा और ये 56 नीचे आएगा। ये एक्चुअली है क्या? यही आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट है। तो ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो मैं एपिसोड लाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक संख्या क्या होते हैं, एटॉमिक वेट क्या होते हैं। तो इसको अभी स्किप कर दीजिए आप। अभी आपको मैं जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो याद रखिएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 20 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है? 40 होता है, ये आपको याद हो जाएगा। स्ट्रोंशियम की अगर हम लोग बात कर ले तो कितना एटॉमिक नंबर? 38 होता है, ये नीचे लिखे जाता है। और इसके वेट कितने होते हैं? तो 87.6 होते हैं। हम बेरिलियम की अगर बात कर लें, यहाँ पे बेरिलियम मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बेरिलियम जो होते हैं 56 होते हैं एटॉमिक नंबर। इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा। और इसके एटॉमिक वेट कितना होता है? तो 137 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 137.6 होता है या 3 होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो ये ऊपर बस ये नीचे होगा, या मैंने जल्दबाजी में लिख दिया भाई। तो अब हमने क्या देखा कि जब मैंने कैल्शियम के एटॉमिक वेट को लिया 40 को और बेरिलियम का मैंने एटॉमिक मास को ले लिया 137.3,
तो इसको जब मैंने ऐड किया, इसका एवरेज निकाला तो मुझे कितना मिल गया, 0.3 मैं इधर रख दिया और 7 इधर रख दिया, 4 3 7 1, 2 से मैंने डिवाइड इसको कर दिया तो 2 8 16, 2 8 16, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स जो आ रहा है 88 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 88, और स्ट्रॉन्शियम का भी एटॉमिक वेट कितना है 87.6, मतलब अप्रॉक्स जो है, मैंने क्या बोला था, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 88, तो बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा गया कि सेकेंड ट्रेड भी क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो सेकेंड ट्रेड में कितने कौन कौन एलिमेंट थे ये पूछा जाएगा, तो कैल्शियम था, स्ट्रॉन्शियम था और बेरिलियम था। कौन से मेटल थे, तो याद रखिएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल था, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हमें मिलते हैं पृथ्वी के भूपर पट्टी से निकाले जाते हैं। तो अब याद रखिएगा कहाँ से निकाले जाते हैं, पृथ्वी के भूपर पट्टी से निकाले जाते हैं। एक सवाल यहाँ छूट गया है, और आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जो लिथियम सोडियम पोटासियम जो है, अभी पूछा जाएगा कि ये प्रेजेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है ये कौन से ग्रुप में आते हैं, तो लिख लीजिए ग्रुप 1 में आते हैं। अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा कैसे, मैंने बता दिया, तो अभी पूरा पीरियोडिक टेबल जब खत्म होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आप अपने नोट में लिख लीजिए अभी आपको, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में रिवीजन करने टाइम आएगा काम, ये पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। उसके बाद ये आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरिलियम जो है ये कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ये आपको याद रखना ग्रुप 2 में आते हैं। या इस तरह से पूछा जाएगा कि जो डॉबर्नियर जो थे उन्होंने जो सेकंड ट्रेड यानी जो त्रियक सेकंड ट्रेड जो इन्होंने बनाया था, ट्राइड बनाया था, वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बनाया था। ये तीनों एलिमेंट ना पूछ के सीधा पूछ ले जाएंगे कि ये जो एलिमेंट लिए थे कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते, तो ग्रुप 2 से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट तीसरा ट्रेड जो इन्होंने लिए थे, याद रखना क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और ये जो है आपके कौन से ग्रुप के से बिलोंग करते हो, तो याद रखिएगा ग्रुप 17 से, ठीक है। तो पूछा जाएगा जो डॉबर्नियर ने तीसरा ट्राइड बनाया था वो कौन से, जो तीसरा ट्राइड में जो एलिमेंट लिए हुए तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं प्रेजेंट के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वो ग्रुप 17 से, या फिर आप इसको हेलोजन ग्रुप भी कह सकते हो। ट्रेड 1 को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, और ट्रेड 2 को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, क्लोरीन थे, ब्रोमीन थे और आयोडीन थे। यहाँ पे भी जब देखा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास आयोडीन का एटॉमिक मास का जब हमने एवरेज किया तो यहाँ ब्रोमीन का जो है वो आ गया था, ठीक है। तो डॉबर्नियर का 3 ट्रेड याद करेगा, उसमें जो है एलिमेंट कौन थे, लिथियम सोडियम पोटासियम, जो इनको क्या कहाँ से लिया, कौन सा एलिमेंट जो बनाया गया था, कौन से ग्रुप 1 के थे, और उसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। सेकंड ट्रेड जो बनाया गया था कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम को बनाया गया था, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु, पृथ्वी के भूपर पट्टी से निकाले जाते हैं। तीसरा ट्रेड जो बनाया गया था हेलोजन ग्रुप को बनाया गया था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं अभी प्रेजेंट के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि अभी वीडियो में ही आपको याद करा दूँ। फिर चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लीजिए, ऑक्सीजन फैमिली था, ये नाइट्रोजन फैमिली था, ये कौन था, सल्फर सेलेनियम और टेल्यूरियम, ठीक है। और पांचवा ट्रेड जो था नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक, ये ग्रुप 14 में आ जाएगा, सॉरी ग्रुप 15 में ये थे, अभी है प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और अभी जो ये है 5th ट्रेड में जो ये आपका, सॉरी ये 15 में है और ये आपका 16 में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आएंगे हमारे न्यूलैंड आएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि पहले साइंटिस्ट से कितने सवाल पूछे गए थे और कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, एक जगह आपको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इससे बाहर आप मत पढ़िएगा मेरे भाई, पढ़िएगा इतनी दिक्कत नहीं है, अगर टाइम मिल जाए तो, या बहुत ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है या बिल्कुल विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं है तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो विश्वास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ोगे जितना अच्छा है आपके लिए। सेकंड साइंटिस्ट आएंगे न्यूलैंड, और न्यूलैंड सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि इन्होंने जो नियम दिए थे उस नियम का नाम क्या था। तो इनके नियम जो इन्होंने लॉ जो दिए थे उनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। कब दिया था इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, तो 1866 में। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल क्लियर। उसके बाद इनके समय जब ये टेबल क्रिएट कर रहे थे या फिर एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, उस समय टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी ज्ञात थी या कितने प्रेजेंट थे उस समय टोटल एलिमेंट, तो 56 एलिमेंट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 56 एलिमेंट थे, जिसमें 56 एलिमेंट थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इस तरह से 56 थे। और सबसे बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछा जाएगा, उसमें से पहला एलिमेंट कौन था, तो हाइड्रोजन था। पहला एलिमेंट कौन था, तो हाइड्रोजन था। और अंतिम एलिमेंट कौन था, तो थोरियम था। अंतिम एलिमेंट कौन था, तो थोरियम था। अब इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आप बोलोगे भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हैं रेलवे। तो पूछने का कारण यही है कि साइंटिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। देखिए
पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कि ये 4 साइंटिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये 4 साइंटिस्ट ने योगदान दिया होगा? नहीं, कितने साइंटिस्ट ने योगदान दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बोलने या बहुत ज़्यादा इनका सक्सेसफुल रहा इनका रिसर्च या फिर एलिमेंट को अरेंज करने का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेस हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ आपको पूछा जाएगा हाइड्रोजन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल, तो इसको आपको पता है कि इसको हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, ये मेटल में भी इसको रख देते हैं कभी, सॉरी नॉन मेटल में भी रख देते हैं कभी, हैलोजन ग्रुप में, क्योंकि इसकी जो देखिए कोई इसके लिए इसके ऊपर का कोई ज़्यादा रिसर्च किया ही नहीं गया, कोई साइंटिस्ट नहीं किया, क्योंकि इसकी ऐसी प्रॉपर्टी ही है, ये कभी हैलोजन की जो प्रॉपर्टी उसकी तरह ये कभी गुण शो करता है, तो कभी नॉन मेटल की तरह गुण शो करता है, कभी मेटल की तरह गुण करता है, इसीलिए तो पूछा जाएगा थोरियम का अटोमिक वेट, अटोमिक नंबर, तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट तो मैं पीरियोडिक टेबल आपको पूरा रटा दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पीरियोडिक टेबल बना करके रखा है आपको रटाने के लिए, एक एक चीज़ एकदम ट्रिक के थ्रू कैसे याद करना है, क्या कंसेप्ट होता है, इसको मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपको इतना अचंभा नहीं होना कि क्यों रेलवे ने पूछ लिया, पूछने का तो भाई कारण है। तो पता चल गया पहला एलिमेंट, और यहाँ टोटल 56 एलिमेंट यहाँ बीच में रखे हमने, और इस बीच में पहला एलिमेंट कौन था, तो हाइड्रोजन था, और अंतिम कौन था, तो थोरियम। ये सब पूछा गया सवाल आपका जेई में पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसमें क्या था कि इसमें जो इन्होंने बताया था न्यूलैंड ने, तो कि पहला जो एलिमेंट है उस पहले एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होते हैं उसके 8वें एलिमेंट के बराबर, मतलब उसके ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। जो मतलब देखिए मैंने यहाँ पे 8 लड़का रखा है, ABCDEF, G7 होता है और H, ठीक है, एक और ले रहे हैं आई, 9वां एलिमेंट भी ले रहे हैं। हमने न्यूलैंड ने क्या देखा कि ए की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब इसका हंसने का तरीका, इसके बोलने का तरीका, इसके रहने का तरीका, इसके पढ़ने का तरीका, इसके जो व्यवहार, इसका जो व्यवहार देखा, इनका जो लक्षण जो देखा, वो किसके जैसा देखा, एच जो लड़का है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बोलने का तरीका, इसके रहने का तरीका, इसका वेट कितना था, इसकी रंग कैसे थे, गोरे काले, काफ़ी ज़्यादा देखा इन्होंने सिमिलर। उसी प्रकार बी एलिमेंट का इनको देखा कि बी का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा आई से मिल रहा, नेक्स्ट एलिमेंट से मिल रहा। तो इसने क्या किया, यही ABCDEFG, तो आपने क्या अभी हमने देखा कि ए का काफ़ी ज़्यादा किससे मिल रहा था, एच के साथ मिल रहा था, तो इसके नीचे रख दिया ताकि ए हमको समझ में आ जाए कि ए का जो प्रॉपर्टी वही एच का प्रॉपर्टी। बी हमने देखा तो एच के बाद क्या था, आई के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलते आ रहा था। सी का देखा हमने क्या कि गुण किससे मिल रहा था, तो जे से मिल रहा था, तो उसके नीचे रख दिया। मतलब हमको ये समझ में आ रहा था कि इसका जो प्रॉपर्टी है वही इसका प्रॉपर्टी है, ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। उस प्रकार और नीचे कोई अगर मिल रहा हो तो उसको हमने रख दिया। तो इन्होंने देखा कि हर 7वें तत्व के बाद, देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 8वां जो तत्व था, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां तत्व कौन था, यहाँ पे एच था 8वां तत्व। तो उसको देखा कि इसका जो प्रॉपर्टी था वो पहले एलिमेंट से क्या था, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, तो इसको क्या किया इसने नीचे ला करके रख दिया। उसी प्रकार यहाँ फिर एच के बाद क्या था आपका, एक मिनट, एच के बाद क्या था, आई था, और यहाँ पे क्या था, बी था, उसका CDEFG एच, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा कि एच का जो आई का जो प्रॉपर्टी था वो बी से काफ़ी मिलता, तो उसके नीचे रख दिया। तो यही चीज़ न्यूलैंड लॉ जो ऑक्टेव का जो था, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था, उसने यही यहाँ पे वही बताया है कि जो 56 एलिमेंट इनके टाइम पे कितने तत्व थे प्रेजेंट अस्तित्व में थे, तो 56 एलिमेंट। तो इन्होंने 56 एलिमेंट को जब अरेंज करना स्टार्ट किया तो देखा कि जो पहला तत्व, तो इन्होंने क्या देखा कि जो पहला तत्व है, जैसे कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी था फ्लोरीन से काफ़ी मिल रहा था, लिथियम का जो प्रॉपर्टी था वो सोडियम से मिला, तो उसके नीचे रखते चले गए। हर 8वां एलिमेंट जो था पहले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से मैच करते आ रहा था। तो ये कहाँ तक मैच किया था, तो ये सवाल पूछा जाएगा। तो कैल्शियम था पूछा गया है ये सवाल, अब फिर से पूछेगा रेलवे, कहाँ अंतिम जो एलिमेंट था जो मैच किया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का, तो वो कौन था, कैल्शियम था। और कहाँ इसके बाद जो है कैल्शियम के बाद इसका जो लॉ था वो फेल हो जाता। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जो नोड है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो आप देख सकते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सा आप देख रहे हो फिर से आ गया जो यहाँ पे सा है। तो देख सकते हो कि 8वें नंबर पे ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 8वां सा आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तो यही चीज़ जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये टोन यहाँ ये नोड को फॉलो किया था सारे गमा पदा निशा को, ठीक है। तो अब यहाँ से सवाल देखिए कितना सॉलिड सवाल पूछा गया, ये 3 सवाल आपके यहाँ से पूछे गए हैं। अब ये आपको विश्वास नहीं होगा, आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर को,
बोला गया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का संबंध है बेरिलियम मैग्नीशियम दे दिया था, उसके बाद दे दिया था क्रोमियम, पोटासियम, क्लोरीन और कैल्शियम। तो अब आप बताइए किसके साथ इसकी प्रॉपर्टी सेम थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग? बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम की 8वां एलिमेंट के साथ था। उसके बाद आपसे इस बार आपसे पूछ लेगा लिथियम सोडियम का प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके साथ मैच कर रही थी? तो पोटासियम के साथ। हाइड्रोजन फ्लोरीन की किसके साथ? तो क्लोरीन के साथ। तो ये 3 आपको एकदम याद करके एकदम टिप पे रखना है। ये तो आपका पूछ लिया गया है और फिर से पूछेगा भी। ये क्लियर हो गया मेरे भाई? तो आपने यहाँ पे देख सकते हो कि पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8वां यहाँ पे फ्लोरीन था। तो यहाँ पे देखा कि फ्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन जो अपना प्रॉपर्टी हैलोजन ग्रुप की तरह शो करता है। अभी हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं या फिर पढ़ेंगे तो इसका प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर मिला, तो इसलिए हमने क्या किया, फ्लोरीन को यहाँ पर रख दिया। उसके बाद यहाँ पे बगल में क्या था, सोडियम था। तो सोडियम को हमने क्या देखा कि जो लिथियम का प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम सोडियम की था, तो सोडियम को फिर से हमने यहाँ क्या किया, उसके नीचे ले आया। तो उसी प्रकार याद रखिएगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 3 एटलीस्ट इसका याद रखना होगा आपको, ये पूछा गया है। तो अब याद रखिएगा कब फेल हो गया था न्यूलैंड, किसके बाद लास्ट एलिमेंट कौन सा था? कैल्शियम। लास्ट एलिमेंट कौन सा था जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो सिद्धांत था वो फेल कर गया था? तो कैल्शियम था। लेकिन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का लास्ट एलिमेंट कौन था? 56वां एलिमेंट कौन था? मैंने क्या बताया था? थोरियम था। और ये लास्ट एलिमेंट क्या है जहां पे इसका सिद्धांत फेल कर गया था? इसके बाद तो देखिए और भी है ना यहाँ पे एलिमेंट, ये है, उसके बाद और आएंगे, टोटल 56 आएंगे। 56 आएंगे मतलब यहाँ लास्ट में कौन आएगा? थोरियम। और कहाँ पे इसका फेल कर गया? यहीं पे कैल्शियम में ही फेल कर गया। तो आप देख रहे कि जब मैं देखा कि क्रोमियम का प्रॉपर्टी बोरोन और एल्यूमिनियम को तो मैच कर, लेकिन क्रोमियम का मैच नहीं कर रहा था। उसी प्रकार मैग्नीज का प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ नहीं मैच कर रहा था, क्योंकि जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस कौन से ग्रुप में आते हैं? 15वें ग्रुप, ये आपके पी ब्लॉक में आता है। और ये जो मैग्नीज आप कहाँ देख रहे हो, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो आपको हेनरी मोजले सही करके फिर बनाए हैं। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे क्लियर। अब तीसरा साइंटिस्ट आएंगे, अभी और क्लियर होगा पीरियोडिक टेबल जब पूरे खत्म कर रहे होंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल को 2-3 पार्ट में। तो तीसरा जो है साइंटिस्ट मेंडलीव आएंगे भाई। ये बहुत सटीक और बहुत हद तक पूरा पीरियोडिक टेबल ये तैयार कर दिए थे। और बाद में जो हेनरी मोजले आएंगे इसके ही पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा इनको, जैसे कि गांगुली ने जो काम किया धोनी उसका फ़ायदा उठा लिया, उसी प्रकार हेनरी मोजले उसका फ़ायदा उठाएंगे मेंडलीव का। लेकिन आप बोल सकते हो कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? तो मेंडलीव है। और आपका पूछा गया ये सवाल है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन थे? तो मेंडलीव थे। इन्होंने जो बनाया था पीरियोडिक टेबल, ये कब बनाया था? तो 1869 में। ये भी पूछा गया सवाल है। और बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, अब यहाँ पे जितने साइंटिस्ट के तीनों के मैंने ईयर बताया भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था किस बेसिस पे? देखिए पहला साइंटिस्ट आया, उसने क्या अरेंज किया? ट्राइड के अकॉर्डिंग, यानी 3 एलिमेंट लिए, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास का एवरेज, इसके बराबर निकाल लिए थे। दूसरे साइंटिस्ट कौन आए आपके? न्यूलैंड आए। उसने क्या किए? 8 लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए, जिसमें देखा कि पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो 8वें के बराबर था, इसलिए उसके नीचे रखते चले गए। और लास्ट में कैल्शियम के बाद फेल कर गए। टोटल 56 एलिमेंट थे। लेकिन तीसरे जो साइंटिस्ट आए मेंडलीव, इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया, ये किस बेसिस पर अरेंज करना स्टार्ट किया? तो किस बेसिस पे? एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, उसके परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके एटॉमिक मास को देख करके अरेंज किया। और बताया कि जो भी जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। मतलब कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? तो 1 है। और उसके बाद हीलियम जो आएगा, हीलियम का कितना एटॉमिक मास? तो 4 है। तो 4 है, तो इसका मतलब पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा, हीलियम के बाद फिर लिथियम आएगा, उसकी इसका एटॉमिक मास कितना है? तो 7 है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया। क्लियर? अब ये बात है कि इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल में आया तो टोटल कितने एलिमेंट थे? तो टोटल 63 एलिमेंट थे। ठीक, टोटल कितने थे? 63 एलिमेंट थे। न्यूलैंड के टाइम में कितने थे? 56 एलिमेंट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये 3 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चौथा एलिमेंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब इनके टोटल 63 एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा और इस तरह से टोटल बीच में कितने एलिमेंट होंगे?
यहाँ पे पूरा 63 एलिमेंट होंगे। लास्ट एलिमेंट कौन था? तो यूरेनियम था। अब आपसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर पूछ लिया, एटॉमिक मास पूछ लिया, तो कौन सा गलत कर लिया भाई? बहुत जरूरी है पूछना, क्योंकि मेंडलीव जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उनका लास्ट एलिमेंट ही यूरेनियम था। जो हमने अभी पढ़ा न्यूलैंड, उसका थोरियम, तो वो तो पूछेंगे थोरियम का एटॉमिक वेट। और पहला कौन था? तो हाइड्रोजन था। ये तो क्लियर। तो यार एक चीज़ आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन को किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं किया, उसको पहले ग्रुप में ही मतलब पहले नंबर पे ही रहने दिया। तो सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना डेंजरस तत्व है, एलिमेंट है। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पर पूछा जाएगा कितने एलिमेंट? 63। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट कौन? तो यूरेनियम। अब इसका आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद कीजिए भाई साहब, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही आगे। फिर इनके पीरियोडिक टेबल, इन्होंने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले इसने ही टेबल को क्या किया? ग्रुप और पीरियड में बांटा था। ग्रुप और पीरियड क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा एक बार, देखिएगा। हिंदी में बोले तो वर्ग, और ये हो गया आवर्त। तो ग्रुप को एक बार समझ ले और एक बार आवर्त को समझ ले, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है रेलवे। ये जो खड़ी लाइन आप जो देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन, ये क्या हो गया? ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप। इसको हम ग्रुप कहते हैं। ये आपका ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इसी प्रकार से इन्होंने टोटल जो ग्रुप बनाए, टोटल 9 ग्रुप बनाए थे, 8 और 9, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये जो आप इस तरह का हॉरिजेंटल लाइन जो देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन देख रही है, क्या है? आपका आवर्त हो गए, पीरियड हो गए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल लाइन, ये क्या हो गया? आपके ग्रुप हो गए। क्लियर? तो ये चीज़ आपको, तो वही वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, ये भी पूछा गया कि वर्टिकल लाइन को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और हॉरिजेंटल लाइन को, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो पीरियड कहते हैं, या कॉलम भी लिखा मिल सकता है। तो टोटल कितने पीरियड थे मेंडलीव के? तो 7 थे। टोटल कितने ग्रुप इन्होंने दिए थे? तो 9 ग्रुप दिए थे। क्लियर? अब इनके आवर्त सारणी में ये अभी रहने दीजिए मेरे भाई। सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या थी, मेंडलीव जो अभी तक जो हमने जो न्यूलैंड के बारे में पढ़े, इन्होंने बोल दिया था केवल अभी जो है केवल ब्रह्मांड में केवल 56 एलिमेंट ही है। अब इसके बाद कोई एलिमेंट के तत्व नहीं खोजे जाएंगे, बस जो इतना मैंने दे दिया बस वही। लेकिन मेंडलीव जब आए तो इन्होंने बोला कि इन्होंने जो 63 एलिमेंट जब इनके पास थे, इन्होंने ऐसा टेबल क्रिएट किया। इन्होंने बोला कि भविष्य में जो होते हैं, भविष्य में जो है और भी कुछ एलिमेंट जो है खोजे जाएंगे, और जो खोजे जाएंगे उनके जो खोजे जाएंगे, ठीक है, जो खोजे जाएंगे उनके जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने अभी तक खोज के दे दिए, उसके प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगे। इसलिए उसने अपने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट अरेंज किया, तो कुछ कुछ जगह छोड़ दिए। तो बोले थे कि भविष्य में जो है यहाँ पे वो एक एलिमेंट ऐसा खोजा जाएगा जो इसके साथ मैच करेगा। ये सबसे इसकी अच्छी मेरिट बोल ले या एडवांटेज बोल ले, जो अच्छी बात है, जो ये पहले ही प्रोडिक्शन कर दिए थे। मतलब चीज़ों को समझिए ये क्या बोले थे। इन्होंने जो टेबल बनाया, 63 एलिमेंट जो इनके पास थे, यहाँ पे इस तरह से इन्होंने एलिमेंट को अरेंज कर दिया था, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे जैसे एक ए एलिमेंट को रख दिया, बी एलिमेंट को रख दिया, सी एलिमेंट को रख दिया, डी एलिमेंट को रख दिया, ई को रख दिया। यहाँ पे जो है ऐसा एलिमेंट रखें, एक्स खाली स्थान यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पर भी कुछ खाली स्थान छोड़ दिए, फिर यहाँ से कुछ एलिमेंट रख दिए, जी कुछ भी रख दिए। और इन्होंने बोला कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ये जो यहाँ वो जो उसका जो प्रॉपर्टी होंगे, जो भविष्य में एलिमेंट खोजेंगे, उसका प्रॉपर्टी जो होगा इस बी वाले ग्रुप के साथ मैच करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं इसका स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको फिर बाद में फर्दर उसे फिलअप किया जा सकता है। तो ये सबसे अच्छी इसकी मेरिट की बात थी। अब यहाँ से आपके पूछे जाएंगे सवाल, तो वो कौन कौन से एलिमेंट जो इन्होंने छोड़े थे, तो अभी हम आगे देखेंगे इसको। अभी रुक जाइए ठीक है, आगे मैंने यहाँ रखा भी है, चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं। हाँ यहीं पे तो है, चलिए। तो देखिए जो ये जो रखे थे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, एक्स दिखाया था, यहाँ वाई दिखाया था। तो यहाँ पे जो रखा था इन्होंने एलिमेंट, उसका नाम दे दिया था एका बोरोन। और बाद में जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉजले जब आए, तो वहाँ पे जो एलिमेंट खोजा गया तो देखा गया कि इसके जगह पे क्या रखा गया, स्कैंडियम। इसको जो स्पेस खाली छोड़े था ना मेंडलीव ने, स्कैंडियम रखा, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज़ था, इसके जो ग्रुप के एलिमेंट थे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि एका बोरोन जो मेंडलीव ने जो स्पेस छोड़े था उसका नाम रख दिया था। देखिए जो स्पेस इन्होंने छोड़ा था ना, उसमें एका लगा दिया था, ठीक है, ताकि लोग आगे जो साइंटिस्ट आए वो जो है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सके जो भविष्य में एलिमेंट खोजे जाएंगे। तो पूछा जाएगा कि एका बोरोन के जगह कौन से एलिमेंट को रखा गया, तो स्कैंडियम को रखा गया था। बोरोन का
सिंबल होता है बी और स्कैंडियम का सिंबल होता है SC, तो BSC, तो BSC, तो इसको एक ट्रिक बना लीजिए, BSC हो गया तो बैचलर ऑफ साइंस भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ग्रेजुएशन में जो आता है आपका डिग्री BSc। तो याद रखिएगा बोरोन, एक का बोरोन को किससे रिप्लेस किया, स्कैंडियम में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न यानी कि अब इसके बाद जो हम टेबल जो बनाएंगे, हेनरी मोसले साइंटिस्ट आएंगे, वो क्या कहलाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट में। और ये जो पीरियोडिक टेबल बनाए वो क्या कहलाता है, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहलाता है, PT हम इसे बोलते हैं, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने जो स्पेस छोड़ा था, जो उन्होंने नाम क्या दिया था, एका बोरोन नाम देकर के छोड़ दिया था स्पेस, और जो इसको फिलअप किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाद में, वो कौन आके फिलअप किया, तो स्कैंडियम फिलअप किया। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एका एल्यूमिनियम एक और जगह छोड़ा था उन्होंने, एका एल्यूमिनियम लिख दिया था, और यहाँ पे जो आके फिलअप किया, किसने फिलअप किया, तो गैलियम ने फिलअप किया। तो एल्यूमिनियम की जगह किसने फिलअप किया, गैलियम। तो इस सब का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आपको टिप पर होना ही चाहिए, ये सब पूछे ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। सिलिकन, एका सिलिकन की जगह कौन आके फिलअप किया, तो जर्मेनियम एलिमेंट को रखा गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी देखा गया कि उस एलिमेंट का काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। मतलब कि सिंपल है भाई, देख लो क्या बोला गया यहाँ पे। मेंडलीफ ने एक B एलिमेंट को रखा, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार अच्छा से। सेकेंड ग्रुप है मान लेते हैं, ठीक है। ग्रुप क्या है अभी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये ग्रुप है, यहाँ पे B एलिमेंट रखा, यहाँ पे C रख दिया, यहाँ पे D रखा, और यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे A का नाम दे करके लिख दिया, A का B, ठीक है, A का B यानी कि A का बोरोन। अब यहाँ पे बोल दिया था, मेंडलीफ ने बोल दिए थे कि बाद में फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है इस ग्रुप के एलिमेंट यानी कि BCD के काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो वही देखा गया, स्कैंडियम जब भविष्य में खोजा गया एक एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी देखा गया इस ग्रुप के एलिमेंट BCD से काफ़ी मैच करा, तो स्कैंडियम को यहाँ पे ला के रख दिया गया। उसी प्रकार एल्यूमिनियम गैलियम की तरह रिप्लेस हो गया, सिलिकॉन जर्मेनियम से रिप्लेस हो गया। ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका डिमेरिट देखिए, जो थोड़ा सा यहाँ पे फेल कर गए थे, तो मेंडलीफ का जो यहाँ पे इनका जो फेल करने का जो रीज़न था, इन्होंने जो थे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था, लेकिन हुआ क्या था, कोबाल्ट और निकेल के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और दूसरा जो एलिमेंट था आयोडीन और टेल्यूरियम, ठीक है, टेल्यूरियम के से में प्रॉब्लम आ गया। तो क्या प्रॉब्लम आ गई थी, देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 58.93, और निकेल का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 50.71। अब इन्होंने क्या कहा था न्यूलैंड ने कि हमने जो एलिमेंट को अरेंज किया वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले अगर होगा तो कौन होगा, निकेल होगा, उसके बाद कोबाल्ट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास क्या था 58.71 से ज़्यादा कौन है तो 58.93 है, तो निकेल के बाद कौन आएगा, कोबाल्ट आएगा। लेकिन इन्होंने जो अरेंज किया था सबसे पहले कोबाल्ट को किया, उसके बाद निकेल को किया था अरेंज, और जब बाद में देखा गया कि एटॉमिक वेट इसका 58.71 है और कोबाल्ट का 58.93 है, तो कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए, निकेल को पहले होना चाहिए था। जो अभी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, तो ये चीज़ गलती हो गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को सबसे पहले रख दिए तो उसके बाद निकेल को रखा था। मतलब समझिएगा भाई, सिंपल सा, जैसे ये राम है, ये मोहन है, इसका हमने क्या किया है, एक और श्याम ले रहे हैं, हमने जो है एक क्यों यानी कि लाइन बनाया है जिसको हमने सबसे पहले रखा है, जिसका सबसे कम एज है, ये 10 साल का लड़का, ये 15 साल का लड़का, ये 18 साल का, तो सबसे पहले कौन रहेगा, राम रहेगा, उसके बाद मोहन रहेगा, उसके बाद श्याम रहेगा। लेकिन हो क्या गया, हमने तो बोल दिया स्टेटमेंट कि सबसे कम एज वाला लड़का पहले रहेगा, लेकिन हमने सबसे पहले श्याम को रख दिया, उसके बाद मोहन को रख दिया, राम को रख दिया। यहाँ पे 15 एज था इसका 10 था, इसका 8 था, तो सबसे पहले कौन आना चाहिए था, राम आना चाहिए था। वही गलती इसने क्या किया मेंडलीफ ने कि कोबाल्ट का हमने क्या कर दिया कि इन्होंने क्या कर दिया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया गया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास बढ़ते क्रम के, यानी कि सबसे पहले कोबाल्ट का कितना 58.93, निकेल का कितना है तो 58.7, तो सबसे पहले कौन आएगा, निकेल आएगा, उसके बाद कोबाल्ट आएगा। लेकिन इन्होंने जो टेबल बनाया तो सबसे पहले कोबाल्ट को रख दिया था, उसके बाद निकेल को रख दिया। पहला गलती ये हो गया था। दूसरा गलती सेम आयोडीन और टेल्यूरियम के साथ हुआ था, सेम एटॉमिक मास का खेल यहाँ पर भी था। सबसे पहले इन्होंने आयोडीन को रख दिया था, टेल्यूरियम के दूसरा क्या हो गया था, आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रख दिया था। मतलब कि इसका जो यहाँ पे पहले टेल्यूरियम रख दिया तो उसके बाद आयोडीन, लेकिन होना चाहिए था कि आयोडीन पहले उसके बाद टेल्यूरियम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक वेट जो था टेल्यूरियम से कम होता है, ठीक।
नेक्स्ट इनका जो डिमेरिट था समस्थानिक, आइसोटोप के लिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं छोड़ा था। आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप होता है कि जो एटॉमिक मास जो होता है ना, वो एटॉमिक मास क्या होते हैं आइसोटोप में सेम होते हैं। मतलब कि एटॉमिक मास जो होते हैं सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होते हैं, एक बार इस खेल को समझ लीजिए मेरे भाई। देखिए ये कोई एटम का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और नंबर ऑफ केवल प्रोटॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन को केवल क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कोई एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास भी बोलते हैं इसको, हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन केवल, ठीक है। कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वही एटॉमिक नंबर हो गया। जैसे कि हम ये तो डिटेल में और हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब, जैसे कि हम बोलते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना, 14 है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताता है, उसके एटॉमिक नंबर को, यानी कि नाइट्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 7 है, तो वही इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और 14 क्या है, इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि नाइट्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो 14 है, वही है 14 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। क्लियर। तो आइसोटॉप क्या होता है, जैसे कि आइसोटॉप में क्या होता है कि मास नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का आइसोटॉप देख रहे हो, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या देख रहे होंगे आप, एटॉमिक, अरे भाई एक चीज़ तो यहाँ गलती हो गई, तो एक चीज़ यहाँ पे बस सुधार कर लीजिएगा। आइसोटॉप का जो डेफिनेशन क्या होता है, इसमें जो होता है मास नंबर जो होता है, ठीक है, इसको बिल्कुल कट कर लीजिए, ठीक है। आइसोटॉप का डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, इसको कट करिए। आइसोटॉप में लिखिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है इसे हम और समझेंगे अच्छी तरह से, देख लीजिए। आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन का आइसोटॉप आप देख रहे होंगे, कार्बन 6 और कार्बन 12, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और कार्बन 14 लिखते हैं। मतलब कार्बन जो होते हैं, कार्बन का एलिमेंट का कार्बन जो होता है 2 आइसोटॉप फॉर्म करता है, ठीक है। तो कार्बन 12 फॉर्म करता है, कार्बन 14 फॉर्म करता है। मतलब आइसोटॉप का मतलब मैंने क्या बताया, इसका एटॉमिक नंबर तो आपको सेम देखने को मिल रहा है लेकिन इसका एटॉमिक मास डिफरेंट दिखने को मिल रहा है, ठीक है, डिफरेंट दिखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ अब देख रहे हैं कि कार्बन का, एक कार्बन ऐसा जिसका एटॉमिक मास कितना 12 है, एक कार्बन ऐसा जिसका एटॉमिक मास कितना 14 है। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया था, केवल कार्बन को अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में, इसने कार्बन के आइसोटॉप के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। तो अब हम इसको कहाँ रखेंगे, चलिए इसको तो हमने अरेंज कर लिया लेकिन इसको कहाँ अरेंज करेंगे, इसके बारे में मेंडलीफ ने कुछ नहीं बताया, तो ये एक डिमेरिट था। उसी प्रकार हम आइसोटॉप की बात कर लें, हाइड्रोजन की 1H1 1H2 1H3, तो आप क्या देख रहे हो कि इसका एटॉमिक नंबर सबके सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है। तो इसको तो हमने चलिए एक फर्स्ट में यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज कर लिया था हाइड्रोजन, अब इसको हम कहाँ रखेंगे, ड्यूटेरियम को, ट्रिटियम को कहाँ रखेंगे। तो ये नहीं चीज़ बता पाए थे, आइसोटॉप के बारे में जानकारी नहीं दे पाए थे। दूसरा ये जो इनका डिफ़ॉल्ट हो गया था एटॉमिक मास को अरेंज करके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका आइसोटॉप से कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस पूछे जाते हैं, जैसे कोबाल्ट 16 ले लीजिए, सोडियम 24, ये पूछा गया क्वेश्चन रेलवे में। तो एक चीज़ सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा आइसोटॉप किसके सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो 33 आइसोटॉप्स होते हैं, किसके, तो पोलोनियम के। अब पोलोनियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पूछ लिया तो क्या गलत कर दिया रेलवे में, और आप बोलोगे भाई ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये पोलोनियम किस में आता है, तो ये बड़ा इजी है याद करना, हार्ड नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये आपका एक ट्रिक आता है, ऊ स से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 8 ऐड करते चलिए, फिर 18 ऐड करते चलिए, फिर 32 ऐड करके निकाल लीजिए। बस आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई, बड़ा सिंपल से निकल जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसके बाद 8 जोड़ देंगे तो सल्फर का 16 हो जाएगा। सल्फर में हाँ फिर से हम 18 जोड़ देंगे तो सल्फर 18 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 8 6 14 34 हो जाएगा। सेलेनियम का, टेलियम उसे 18 जोड़ देंगे, उसके बाद पोलोनियम में लास्ट हम 32 जोड़ देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में आप वही करके निकालोगे, नहीं भी याद करोगे तो मैं तरीके बता दूंगा। ये क्लियर हो गया मेरे भाई। अब जो है मेरिट, सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या बताया था कि स्पेस इन्होंने खाली छोड़ा था
तीन एलिमेंट जो मैंने आपको बताया है, सॉरी एक और एलिमेंट था इनका, एका मैग्नीशियम, ये भी याद रखिएगा, एका मैग्नीशियम को जगह पे क्या रखा गया, टेनीशियम को रखा गया था, ठीक है। ये तीन तो मैंने आपको बता दिया, एका बोरोन की जगह स्कैंडियम, ठीक है। उसके बाद एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, एका मैग्नीशियम की जगह टेनीशियम, ये मैंने बता दिया। ये चारों एकदम पूछे जाएंगे हर एक शिफ्ट के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आइसोटॉप के कुछ यूज़ हैं जो पूछे गए हैं, आपके जितने आइसोटॉप से पूछे गए हैं अभी तक आपके रेलवे में और एसएससी में वो सारा ले लिया। कोबाल्ट जल्दी से एकदम, कोबाल्ट 60 का यूज़ क्या होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। सोडियम 24 पूछा गया क्वेश्चन ग्रुप डी में। ब्लड क्लोटिंग में ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने, मतलब कहीं भी आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट कर रहा है, जमा हो रहा है ब्लड का, तो उसका पता करने के लिए हम सोडियम 24 का यूज़ करते हैं। यूरेनियम 225 का यूज़ हम करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। फास्फोरस 32 या फिर 30 का यूज़ करते हैं ब्लड कैंसर के उपचार में, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 भी यूज़ करते थे, अब जो है थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया, फास्फोरस 30 का यूज़ करते हैं। यूरेनियम 233 का यूज़ करते हैं जितने भी प्लानेट है, जितने भी ग्रह है, जितने चंद्रमा है, स्टार है, उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया सवाल। कार्बन 14 पूछा गया सवाल। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए थायराइड जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड जो आपका, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में थायराइड को मेरे भाई, जटर या कुछ भी बोलते हैं, एक बार देख लीजिएगा उसकी एक्टिविटी, उसकी क्या एक्टिविटी है, काम क्या कर रही है, क्या प्रॉब्लम है थायराइड, उसके पता करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग भी इसको बोलते हैं, इसका यूज़ हम और क्या चीज़ के लिए, जीवाश्म का जो लाइफ टाइम होता है, जब आप जो भी एंसेंट हिस्ट्री पढ़े तो वहाँ पे देखा कि कुछ चीज़ों का काफ़ी खुदाई किया गया, ज़मीन से मिले, तो उसकी एज पता करने के लिए कितनी पुरानी है, तो हम कार्बन 14 का ही यूज़ करते हैं। आर्सेनिक 74 का यूज़ करते हैं ट्यूमर के उपचार के लिए। आयरन 59 एनीमिया के उपचार में, खून की कमी के कारण ये रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट D2O का यूज़ करते हैं, 1H2 का, जो इसे हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, एज ए मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं। और क्या होता है कि जब अभिक्रिया की रेट बहुत अधिक हो जाती है तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम D2O का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लेने वाली चीज़, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। लास्ट साइंटिस्ट और ख़त्म है, इसके बाद आपका ये साइंटिस्ट वाला टॉपिक 1 घंटा लग गया है। हेनरी मोज़ले के पढ़ लो भाई, इन्होंने ही पूरा पीरियोडिक टेबल दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। MPT भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। पूरा नोट जो है आपको कहाँ से मैंने रेडी किया, NCERT से रेडी किया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ करके मैंने सारी चीज़ें तैयार की है। तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाएगा, किसको कहते हैं, तो हेनरी मोज़ले को। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछा जाएगा तो किसे कहते हैं, मेंडलीव को। तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, एग्जाम जो आपके सेटर हैं वो आपके ऑप्शन में हेनरी मोज़ले भी डालेंगे और मेंडलीव भी डालेंगे। तो देख लीजिएगा मॉडर्न पूछे हैं या फिर केवल पीरियोडिक टेबल पूछे हैं। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर पूछेंगे तो हेनरी मोज़ले, और केवल पीरियोडिक टेबल के फादर पूछेंगे तो मेंडलीव। तो ईयर भी आपको इसका तो एकदम ईयर आपको पूछा गया है, यह भी आपको 1913 में RPF में पूछा गया था, ये रेलवे का जो पेपर होता है। इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था, मेंडलीव ने क्या क्या था अरेंज, एटॉमिक मास, लेकिन कुछ गलतियां आ गई, तो इन्होंने सब कुछ मेंडलीव का सब कुछ, जैसे इन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर रखा था 9 ग्रुप में 7 पीरियड में, वो सारा कुछ इन्होंने रखा, लेकिन इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को जो अरेंज किया एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर। एटॉमिक नंबर क्या आता, मैंने अभी आपको बता दिया भाई, ये आप पढ़ लीजिए। अब लास्ट इन्होंने जो इनके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो 18 ग्रुप हैं, और कितने आवर्त थे, तो 7 आवर्त थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया अभी। तो टोटल याद रखेगा इसके पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरह से भी पूछेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोज़ले का नाम नहीं देकर पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो 18, कितने पीरियड है, तो 7। क्लियर। अब इधर जो है आपका ये पीरियोडिक टेबल है, आप एक काम बस इतना कर लीजिएगा, अगर हो सकता है तो करना तो पड़ेगा, ये हो सकता है क्या, नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय थोड़े है, कोई दवा भी नहीं है कि आप दवा खा लीजिए। देखिए टोटल आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हमने क्या देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोज़ले इसके फादर हैं। टोटल कितने ग्रुप हैं, तो 18 ग्रुप देख सकते हैं। 18 ग्रुप, कितने आवर्त है, तो 7 ग्रुप, आप देख सकते हो 7 ग्रुप है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करना है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैं बता दे रहा हूँ 1 होता है। उसके बाद बेरिलियम का याद कीजिए, लिथियम का याद कीजिए, हीलियम का याद कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4। उसके बाद बोरोन हो गया 5, कार्बन हो गया 6, नाइट्रोजन हो गया 7, ऑक्सीजन हो गया 8। उसके बाद फ्लोरीन हो गया 7, और
हीलियम नियोन का जो हो गया आपका, अरे भाई सॉरी यार, सॉरी गलती कर दिया मैंने फिर से। हाइड्रोजन का हो गया एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2, लिथियम का कितना हो गया 3, बेरिलियम का कितना हो गया 4, बोरोन का कितना हो गया 5, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, ये गलती हो गया था। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना तो 7, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो भी मैंने बताया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, आयरन आयरन बोल रहा हूँ, फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर तो 9, लिखे कॉपी में। उसका नियोन का कितना एटॉमिक नंबर तो 10, सोडियम का कितना तो 11, मैग्नीशियम का कितना तो 12, इतना याद हो गया। उसके बाद पोटाशियम का कितना होता है तो 19, याद करिएगा 19, ठीक है। सोडियम का कितना 11, मैग्नीशियम का 12, पोटाशियम का 19, कैल्शियम का 20। जितना मैं आज बता रहा हूँ उतना आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसको लिखा नहीं, थोड़ा गलती हो गया, लिख देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता आपके लिए। तो इतना आप कर लीजिए। एल्यूमिनियम का कितना हो गया 13, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना क्या है, सिलिकन का याद कीजिए 14, फास्फोरस का याद कीजिए 15, सल्फ़र का याद कीजिए 16, क्लोरीन का याद कीजिए 17 और आर्गन का याद कीजिए 18। इतना आपको याद होना चाहिए तो होना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक ना, हीलियम का 2, नहीं लिख पाएंगे तो लिथियम का 3। अच्छा, आप इसको बैक करके भी वीडियो को देख सकते हैं, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कम टाइम में। और ये जो सीरीज होता है लेंथेनॉइड सीरीज होता है, एक्टेनॉइड सीरीज होता है। इस जो सीरीज यहाँ पे देख रहे होंगे एस ब्लॉक है 1A 2A आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ 3B, यहाँ से आप देख रहे होंगे बी वाला सीरीज है, यहाँ पे ए, यहाँ से पूछा जाता है 1A 2A किस में अलाई करेगा, ये चीज़ आपको मैं समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जितने इसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एटॉमिक नंबर दे देगा 57, पूछा जाएगा कि कौन से ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। तो ये आपको प्रेडिक्टेबल याद होना चाहिए, याद करा दूंगा एकदम आज, लेकिन जितना मैं बताऊँ वो आपको याद करना पड़ेगा और बाकी चीज़ मैं समझा करके याद करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट करिए मेरे भाई। इस तरह की कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और कम टाइम में सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक हो सकता कीजिएगा, तो जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।